अपना उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात रुड़की की, जहां पर पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है। देहात कई क्षेत्रों में जहां पर पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है, अभियान चलाया है, जिसमें गन्ना, कोल्हू समेत औद्योगिक क्षेत्र में बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर मकान मालिकों का भी चालान किया गया। आपको बता दें कि पुलिस लगातार देहात क्षेत्र में चौपाल और सत्यापन अभियान चलाकर आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए उलटी गिनती अब शुरू हो गई है, जहां पर नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण घोषित कर दिया गया है। देहरादून नगर निगम सीट पर मेयर का पद सामान्य घोषित किया गया। हरिद्वार सीट ओबीसी महिला और हल्द्वानी सीट ओबीसी घोषित की गई है। वहीं ऋषिकेश नगर निगम को एससी के लिए रिजर्व घोषित किया गया है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुड़की नगर निगम में महिला सीट घोषित की गई है, जबकि कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और काशीपुर को सामान्य सीट घोषित किया गया है। 11 नगर निगमों के साथ ही राज्य की 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत सीटों के लिए भी आरक्षण घोषित कर दिया गया है। नगर पालिकाओं की बात करें तो विकास नगर में एससी सीट, मसूरी में ओबीसी महिला, डोईवाला सामान्य जबकि उत्तरकाशी सामान्य है। इसके अलावा चमोली गोपेश्वर सीट सामान्य तो जोशीमठ में महिला आरक्षण है। टिहरी सीट सामान्य सीट है। देवप्रयाग में महिला सुरक्षित, इसे घोषित किया गया। रुद्रप्रयाग भी सामान्य है, जबकि पौड़ी में महिला आरक्षण और पिथौरागढ़ की धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट सीट सामान्य है। टनकपुर में ओबीसी तो चंपावत में महिला और लोहाघाट सीट सामान्य है। रानीखेत सीट भी सामान्य है, जबकि बागेश्वर एससी के लिए आरक्षित की गई है। नैनीताल सीट एससी आरक्षित, रामनगर सामान्य है, जबकि भवाली सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। गदरपुर में महिला सीट तो जसपुर, बाजपुर और सितारगंज सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है और खटीमा नगर पालिका सीट सामान्य सीट रखी गई है। इसी तरह से 46 नगर पंचायतों के लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया है। नैनीताल नगर पालिका की सीट को बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार जारी आरक्षण के तहत इस सीट पर अनुसूचित जाति का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। आरक्षण जारी होने से बीजेपी कांग्रेस के कई महिला और पुरुष उम्मीदवारों को धक्का लगा है। अब बीजेपी कांग्रेस के पास गिने चुने दावेदार ही बचे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। दिल्ली में शनिवार देर रात हुई उत्तराखंड बीजेपी के टॉप लीडर्स की मीटिंग में निकाय चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। मीटिंग में निकाय चुनाव रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया कि पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर ली है, लिहाजा जैसे ही आयोग द्वारा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, तत्काल वहां की आरक्षण स्थिति अनुसार बैठक में तय रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के पंचायतों में प्रशासकों का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी और तब तय होगा कि प्रशासक बनाए गए जनप्रतिनिधि कुर्सी पर रहेंगे या फिर नहीं। वहीं पंचायतों पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आप देखिए। उत्तराखंड की पंचायतों पर इन दिनों जमकर पंचायत हो रही है। पहले 5 साल पूरे कर चुके जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाया गया। अब वही फैसला ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में भी लागू हो चुका है। अगले आदेशों तक सभी जनप्रतिनिधि प्रशासक बने रहेंगे। लेकिन क्या पंचायती राज विभाग का फैसला हाई कोर्ट में टिक पाएगा? ये 17 दिसंबर को तय होगा। दरअसल अब तक के जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत फैसले को गलत बताया गया है। हाई कोर्ट गए पक्ष का अपना तर्क है, जबकि प्रशासक बनाए गए प्रतिनिधियों को
हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। प्रशासक नियुक्त किए गए हैं जिला पंचायतों में, उस मामले को चुनौती दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने 2011 में हाईकोर्ट को एक अंडरटेकिंग दी थी कि भविष्य में कभी भी बल्क में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। कभी अपवाद स्वरूप ही कोई परिस्थिति आने पे एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपॉइंट करना पड़े तभी करेंगे। तो उस अंडरटेकिंग का भी उल्लंघन हो रहा है और साथ ही संविधान के आर्टिकल 243E के जो मूल भावना है उसके विरुद्ध ये डिले और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो पॉलिटिकल पर्संस को अपॉइंट किया गया है। पंचायती राज एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुरूप और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार के द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। क्योंकि अब मामला न्यायालय में है तो इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सरकार ने जिला पंचायत, ब्लॉक और गांव में प्रशासक बनाने का काम पंचायती राज एक्ट के तहत किया। ऐसे में पहली बार लिया गया यह फैसला हाई कोर्ट में टिकेगा या नहीं, नजर इस पर है। वहीं पंचायतों की पॉलिटिक्स पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। ये मामला माननीय हाई कोर्ट में है और 17 तारीख को माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा और जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा उसी के निमित्त सरकार निर्णय लेगी। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस तरह से जो प्रशासक नियुक्ति का मामला है ये किसी जीवो के तहत और किसी नियम के तहत और जो पंचायती राज एक्ट है उसमें संशोधन के तहत ही किया गया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाईकोर्ट में मामला आया है, सामने आया है, जो लोगों ने वहाँ पर याचिका दायर की है, तो निश्चित रूप से ये होना ही होना था और इसमें हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट कोई सकारात्मक निर्णय लेगा और सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति के, पंचायत राज एक्ट भी कहता है प्रशासकों को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप जानबूझकर चुनाव टालना चाहते हैं, बार बार चुनाव टाल रहे हैं। आपने नगर निकाय में भी यही किया, कोऑपरेटिव में यही किया, अब आप पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया है, पर पहली बार किया गया प्रयोग सही है या गलत, ये बात अब हाईकोर्ट तय करेगा और उसी फैसले से प्रशासकों का भविष्य तय होगा। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से खबर है, आज नेशनल गेम्स का लोगो लॉन्च किया जाएगा। एंथम, शुभंकर समेत 5 सिंबल आज लॉन्च किए जाएंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों की जर्सी भी लॉन्च होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी शामिल होंगी। राज्य में 28 जनवरी से नेशनल गेम्स शुरू होंगे, जिसका लोगो आज लॉन्च किया जाएगा। वहीं नेशनल गेम्स को भव्य बनाने के लिए सरकार जुटी हुई है। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के टॉप से पहली बार 2 विदेशी पैराग्लाइडर ने पैराग्लाइडिंग की और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग के शौकीन लोगों को एक संदेश दिया गया कि उत्तरकाशी में भी साहसिक पर्यटन हो सकता है। दोनों विदेशी नागरिकों ने टॉप से करीब 4,970 फीट की ऊंचाई से जोशियाड़ा झील के लिए पैराग्लाइडिंग के माध्यम से टेक ऑफ किया, लेकिन झील के आसपास बिजली के अधिक तार होने के बाद उन्होंने तिथोल पुल के पास सुरक्षित लैंडिंग की है। वरुणावत टॉप से पहली बार 2 विदेशी जो पैराग्लाइडर थे उन्होंने वहां से फ्लाई करी है और जो उनका यहाँ आने का मतलब था और जो उन्होंने फ्लाई करी है उसका ये है कि यहाँ पे भी उत्तरकाशी में भी इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनका पोटेंशियल है और इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए में शनिवार को पासिंग आउट परेड की सेरेमनी हुई और इसी के साथ 456 कैडेट सेना में ऑफिसर बन गए हैं। ये मौका बेहद खास रहा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी के साथ 456 जाबाज भारतीय सेना में अफसर बन गए। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का समारोह हुआ। अफसर बनने की खुशी क्या होती है वो इनके चेहरे पर साफ चमक रही थी। देश सेवा का जज्बा
दिल में लिए जब ये सभी पासिंग आउट परेड सेरेमनी में शामिल हुए तो इनका जोश देखने लायक था। सभी कैंडिडेट्स के अभिभावक भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद रहे। सभी के लिए ये गर्व से भर देने वाला पल था। 456 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इनके अलावा मित्र राष्ट्रों के 35 कैंडिडेट्स भी पास आउट हुए। काफी प्राउड फील होता है। 4 साल से इस दिन के लिए वेट किया था, तो आज जब ये मुकाम हासिल किया तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तो क्या फैमिली में कोई आर्मी में पहले भी है या कैसे टाइम के आर्मी में? नहीं सर, मैं पहला बंदा हूँ जो आर्मी में हूँ अफसर, और इंस्पिरेशन तो पहले से ही थी, बचपन से ही थी। ये यूनिफॉर्म को देख के मूवीज में, तो वहीं से मेरा मोटिवेशन था। तो मैं बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। मुझसे ज़्यादा प्राउड मुझे प्राउड मम्मी पापा के साथ में मेरे सितारे लगाते हुए लग रहा है, और इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का अभी तक का। परेड के दौरान देश के भावी अफसरों ने कदम से कदम मिलाए तो उनके देश के लिए जुनून और समर्पण का भाव भी झलक गया। पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी की रस्म हुई। It's a good pleasure when you get work so hard for the 3 years, and after getting selected in the Nepali Military Academy and coming here in the Indian Military Academy, it's a matter of pride for me, my parents, and everybody who were involved in this, including all the instructors. So it's a good feeling actually. Being an officer, it was always my dream to serve the country, and whatever I am today right now is solely because of my country, my parents, and my king. ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने ली। इसके साथ ही भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। कैंडिडेट 3 सालों की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कमीशन पाते हैं। आईएमए परेड न केवल युवा अधिकारियों की कठिन परिश्रम का फल है, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प और भारतीय सेना का भी एक प्रतीक है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 आईएमए देहरादून। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनाती हुई है। इसके साथ ही पुलिस और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। अब 6 महीने तक दोनों धामों की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों के हाथ में रहेगी। 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई गई थी, जिसके बाद से केदारनाथ धाम की सुरक्षा में आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जाता है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी मंदिर की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों के हाथ में होती है। चमोली से बड़ी खबर के जहां पर आज आदि बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। रात को 8:30 बजे मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। 1 महीने के लिए हर साल कपाट बंद होते हैं। अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर फिर से कपाट खोले जाएंगे। हल्द्वानी में ट्रक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में धरना दे रहे ट्रक वालों का समर्थन करने हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय भी पहुंचे और उन्होंने ट्रक वालों की मांग को जायज करार दिया। सरकार की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल ये ट्रांसपोर्टर पुलिस और आरटीओ की अवैध उगाही से परेशान है। इनका आरोप यह है कि पुलिस और आरटीओ जगह जगह पर चेकिंग के नाम पर ट्रांसपोर्टर को परेशान कर रहे हैं और ओवरलोडिंग के नाम पर बेवजह उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे नाराज ट्रांसपोर्टर ने कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में सामान की सप्लाई ठप कर दी है। ट्रांसपोर्टर की ज्यादातर गाड़ियां हल्द्वानी मंडी या फिर ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी हुई है। वो ये कहते हैं कि यहाँ से अगर एक गाड़ी पिथौरागढ़ तक जा रही है, 10 जगह पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं, फिर आपको पता ही है कैसे गाड़ी पास होगी। तो इसका परिवहन निगम इसकी जिम्मेदारी ले इन गाड़ियों की चेकिंग के लिए। वो तो ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश में कानून स्थापित है उसको लागू करा जाए।
ये अवैध वसूली से सबसे ज्यादा वो परेशान है। हरिद्वार से खबर है, यहां पर पैसेंजर ट्रेन में हुई लूट के मामले में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जीआरपी ने लूट के 5 आरोपियों को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर लूट का माल भी बरामद किया गया है। मोतीचूर रेलवे स्टेशन से ये लूट का माल पकड़ा गया है। शुक्रवार को ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन में कई लोगों से लूटपाट हुई थी। बदमाशों ने ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर में चढ़कर यात्रियों से कैश और मोबाइल फोन लूटे थे। पांच आदमी चढ़े, इन्होंने मुझे लूटा और मेरे से पैसे भी निकाल लिए, मेरे पर्स भी निकाल लिया और मेरा फ़ोन लेके भी चले गए। और मेरे बैंक से इन्होंने मुझे तमाचा दिखा के मेरे बैंक से इन्होंने 1000 रुपये भी ले लिए। हम गोली मार जान से मार लेंगे। तो गाज़ियाबाद में इनकी हुलिया के हमें मैच हो गई और वहाँ पे जो हमारी टीम गठित की उनको वहाँ पे पकड़ा। ये 5 लोग थे और 5 लोगों को गाज़ियाबाद से हमने पकड़ के यहाँ लाए पूछताछ के लिए। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने एक बार जुर्म किया, सारी इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही इन्होंने हमें माल भी रिकवर करवाया है मोतीचूर में जाके। सरकार ने रोजगार के लिए युवाओं को बाइक टैक्सी से जोड़ जरूर दिया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से अब नैनीताल की सड़कों पर इन टैक्सी बाइक की बाढ़ आ गई है। हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। नैनीताल के चौक चौराहों पर टैक्सी बाइकों का आतंक इस कदर है कि पूरे शहर के लोग परेशान हैं। नो पार्किंग जोन से लेकर वन में इन बाइकों का रेला लगा रहता है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि 88 लाइसेंस होने के बाद शहर में 2500 से ज्यादा गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिससे भारी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। इसी के लिए सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कौन से लोग इसमें रोजगार कर रहे हैं और किनका बिजनेस है, जिससे हमारे नैनीताल की जो ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमरा गई है उस पर व्यवस्था बनाई जाए। इनको हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे जिससे इनकी पहचान हो सके, कलर कोडिंग करेंगे। 2017 के बाद नैनीताल शहर में इन टैक्सी गाड़ियों को हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था, जिसके बाद बाइक टैक्सी के लाइसेंस जारी किए गए। लेकिन नौकरी पेशा लोगों ने खुद को बेरोजगार बताकर बाइकें किराए पर देने का कारोबार शुरू कर दिया, जिसके बाद शहर में बाइक टैक्सी की मानो बाढ़ सी आ गई। यहाँ पे होटल हैं, कई लोग बाहर के लोग हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। आपका कोई भी काम करता है तो उन्होंने भी अपना 2-3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उनकी वजह से अचानक ये जो है गाड़ियों की तादाद नैनीताल में इतनी बढ़ गई, जबकि 2 या 3 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पे ठीक ठाक काम चल रहा था बिल्कुल। अचानक इस साल जो है बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई। शहर में बाइक टैक्सी की बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन अब वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, ताकि ये सामने आ सके कि शहर में कितनी बाइक टैक्सियां नियम के खिलाफ चल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।